ऑल राइट। वन जीरो वन टेन ना, 110 से आगे चल रहे हैं हम लोग। बताइए, पहले आप डाउट बता दीजिए, मैं इकट्ठे लिख लूं, फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। 120 तक में कोई डाउट है? 130 तक, 130 तक, 122, 120, 26 भी है। और बताओ भाई, बोर्ड पे देखते रहो मैंने क्या लिखा हुआ है। हाँ, चलो अच्छा, कोई बात नहीं। और बताओ, 140 तक में, क्वेश्चन नंबर 140 तक में, 140, 150 तक बेटा, 147, 160 तक में बताइए। 160, 160 तक में कोई डाउट नहीं है। 170, 167 है। ओके, 160, चल बता बेटा। 169 भी है। चलो 180 तक में कोई डाउट? बस खत्म है? कहां तक है? 173 तक में कोई डाउट और नहीं है? बहुत बढ़िया है। अब एक काम करो, कम से कम सभी लोगों का इतना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं क्वेश्चन बताऊं उससे पहले कम से कम क्वेश्चन रीड तो कर लो, देख तो लो, चाहे डाउट किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार ही रीड करो क्वेश्चन नंबर 122, नए वाले बुक के हिसाब से बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान रखना। चलो बेटा, तो आओ 122 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 122, एवरीवन जस्ट फोकस हियर। Calculate the relative rate of effusion of SO2 to CH4
in the mixture obtained by effusing out a mixture with initial this for 3 effusing step. ओके तो इसने कहानी में क्या दिया है कि एक बॉक्स के अंदर SO2 एंड दूसरा क्या था, मिथेन था। हा? किसका रेशियो दिया है उसने? SO2 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4, इसका रेशियो कितना दिया है? ये 1/8 दिया है। अच्छा चलो 1/8 या 8/1 ये दिया है ना। अब बोल रहा है कि इससे पहले इफ्यूज किया इसने कुछ, और जो भी ये फर्स्ट टाइम इफ्यूजन हुआ ना, ये जो भी इफ्यूज्ड गैसेस आई उसको भर करके इसको यहां भरा, फिर यहां से इफ्यूजन कराया, ये सेकेंड टाइम इफ्यूजन। फिर ये जो गैसेस आई इसको फिर से भर करके थर्ड टाइम में जो इफ्यूज्ड गैसेस आई इसको यहां भर करके पूछ रहा है अब जो बाहर आएगा उसमें रेट क्या होगा। ये क्वेश्चन है बेसिकली, यहां पे रेट ऑफ इफ्यूजन का क्वेश्चन मार्क है ना, मजेदार। अच्छा तो हमें पता है कि रेट ऑफ इफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। बेसिकली प्रेशर डिफरेंस होता है, आउटसाइड में वैक्यूम मान के चल रहा हूं, कुछ नहीं दिया है तो √T/m। क्या सभी को ध्यान है? देखो सेम कंटेनर से बार बार कर रहा है, टेम्परेचर सेम रह रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ रेट प्रोपोर्शनल टू P/√m, यानी R1/R2 की वैल्यू P1/P2 √m2/m1। क्या अग्री करते हो आप लोग? जहां पे P1 P2 क्या है, इंटरनल प्रेशर ऑफ द डिफरेंट गैसेस टेकन इनसाइड द कंटेनर। अगर मैं एक एक गैस पहले बारी बारी से कराता, कि एक बारी मिथेन भर के करा रहा होता इफ्यूजन, फिर उसी डब्बे में मिथेन हटा के मैंने क्या डाल दिया होता, SO2, फिर करा रहा होता, तो मैं प्रेशर भी उनका सिमिलर मान के चलता कि उन्होंने सिमिलर कंडीशन पे कराया है। बट यहाँ पे उन्होंने एक ही डब्बे में डाल दिया है, तो दिस आई कैन नॉट रिमूव। अच्छा अब आपको लगेगा सर P1/P2 तो दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन आप ध्यान दो जो उनका मोल का रेशियो उसी रेशियो में उनका प्रेशर होगा। कैसे भाई? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, nRT/V। टेम्परेचर ये सेम ही है, सेम डब्बे के अंदर, सिर्फ क्या बदल रहा है, मोल। तो क्या मैं लिख सकता हूं P1/P2 विल बी इक्वल टू N1/N2 इनसाइड। इनसाइड का मतलब समझते हो ना, जो डब्बे के अंदर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं N1/N2 इनसाइड इंटू √m2/m1, यहां पे R1/R2। गॉट इट? चलो अच्छा ये रेट क्या होता है, रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रेट का मतलब कितना वॉल्यूम या कितना मोल बाहर आया पर यूनिट टाइम। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं रेट को N1/N2 डिवाइडेड बाई टाइम, सेम टाइम में है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये आउटसाइड या डिफ्यूज्ड जिसको बोलते हैं, या डिफ्यूज्ड इज इक्वल टू N1/N2 इनसाइड इंटू m2/m। बस यही क्वेश्चन अब खत्म हो गया। पहली बार वो कितना बाहर आएंगे, जितना भी बाहर आएंगे वही दूसरी बार के लिए वो उनका इनसाइड का कहानी हो जाएगा। फिर वो जितना बाहर आएंगे वो तीसरे वाले केस के लिए इनसाइड स्टोरी हो जाएगी। तो हमें यही समझना है। चलो पहली बारी में हम सोचते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 इफ्यूज्ड फर्स्ट टाइम is equal to mole of CH4 upon mole of SO2 inside कितने हैं into molecular mass of SO2 upon molecular mass of CH4। बता बेटा इसका कितना होता है, SO2 का कितना होता है 64, और ये कितना होता है, कितना टाइम्स गया 4 टाइम्स, 4 का रूट लोगे तो कितना आएगा। तो बाहर ये वैल्यू कितने किसके बराबर आएगी, हर बार 2 के। तो इसका वैल्यू मैं रख लूं, इनसाइड कितना था 1/8 इंटू ये कितना आ रहा है 2, कितना आ गया। यानी अब जो इफ्यूज्ड यहां पे जो रेशियो आया CH4 का एंड SO2 का, वो रेशियो आया कितना बेटा 1/4। अच्छा 1/4 आया तो इसी रेशियो को मैं यहां पे रखूंगा, तो ये मैं मानूंगा कि 1/4 आ गया किसका, CH4
इज टू मोल ऑफ SO2। अब अगले इक्वेशन में जब यहां पे देखना हो तो यहां पे भी आएगा NCH4 अपॉन NSO2 इफ्यूज्ड इज इक्वल टू, वो अंदर कितना है 1/4 इंटू यही फैक्टर बार बार आएगा कितना ट्वाइस, कितना आ गया 1/2। अगली बार कितने लोग कह रहे हैं इसी तरीके से यहां करेंगे तो 1/2 इंटू फिर से 2 हो जाएगा, कितना आएगा 1:2। तो आफ्टर फर्स्ट डिफ्यूजन, सेकेंड डिफ्यूजन एंड थर्ड डिफ्यूजन, इसके बाद अगर पूछ रहा है कि थर्ड डिफ्यूजन में जो गैसेस आई उनका रिलेटिव रेट क्या है, यानी फोर्थ वाले का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसी का फिर क्या आ जाएगा, तो 2:2। चेक करो आंसर। अगर उसने थर्ड के बाद बोला है तो यही दिया है। तो हमने इसका लिया है ना CH4:SO2, उसमें जिसका दिया हो उसके हिसाब से देखना। आ गया समझ में ना? अच्छा क्वेश्चन था ना। इसी मेथड का यूज करते हैं जब भी यूरेनियम जैसे सैंपल का एनरिचमेंट करना हो। ओके, मतलब अगर कोई दो या आइसोटोपिक कोई कंपाउंड आ जाए, जैसे मान लो H2D2 को मुझे अलग अलग करना है, मैं चाहता हूं कि H2 ज्यादा होता जाए D2 कम होता जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें आप ध्यान से देखो, आफ्टर एवरी स्टेप ऑफ इफ्यूजन जो लाइट गैस है उसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। देखो लाइट गैस कौन है, CH4 ना। अभी ये 1:8 में है, अब बाद में कितना हो गया 2:, CH4 का परसेंटेज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, उसका रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा होता है, जितना छोटा उतना जल्दी भागेगा। ठीक है, हाँ बोला, हाँ मैंने एज्यूम किया बात। चलो आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 126। सभी लोग पढ़ लो तब तक जल्दी से। लायर dimethyl ether decomposes as this. When this decomposes to 20% extent under the certain condition, what is the ratio of diffusion of the pure with? अच्छा ठीक है, देखो जो मैं कहानी समझ पाया, इसने बोला है, क्या लिखा था बेटा बताना एक बारी, फॉर्मूला क्या था, ये गर्म करने पे अपने आप डिकम्पोज हो रहा है, क्या बन रहा है H2 ना, ये 111 तीनों मिल रहे हैं ना। तो अब जैसे मान लो अगर ये 100 था, 100 मोल से फॉर एग्जांपल, क्योंकि रेशियो है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 100 माइनस x, तो ये x आया, तो बोल रहे हैं जब ये 20% टूट जा रहा है, देखो ये लिखा है ना, तो 100 का 20% कितना आएगा 20 ही आएगा, तो 1 माइनस 100 माइनस 20 करोगे तो ये 20 आ जाएगा। समझ में आया, मतलब ये 80 बचा और ये 20। तो पूछ रहा है इस इंस्टेंट पे आप रेशियो बताओ, किसका रेशियो, रेट ऑफ डिफ्यूजन का, यही पूछा ना। हाँ प्योर मतलब, प्योर मतलब किसका, यही जो बचा है ना इसी का ना। तो रेट ऑफ ईथर, इसको मैं ईथर बोलता हूं, ROR है ना, अपॉन रेट ऑफ मिथेन इज इक्वल टू, वही कहा नहीं, P1 अपॉन P2, यानी P1 का मतलब P ईथर इनसाइड कितना है डब्बे के, और P CH4 का कितना है रूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथर। बता ईथर एंड CH4 का रेशियो क्या है, 80:4, सॉरी 20, 80:20 का है ना, रूट ओवर इसका मास बताओ 16,
ईथर का बताओ, 2 कार्बन कितना हो गया, 24 और 6 30 40 46 हुआ क्या? देख बेटा 46 आ रहा है, सिंप्लीफाई करो इसको, कैलकुलेटिव हो गया क्या? वन बाई थ्री आ गया ना रूट में, बोलो ना। और ये कितना है, 4 इंटू 1/√/3, तो इतना तो निकाल ही लोगे यार। अच्छा 48, हाँ सही सही सही, 8 अपॉन कितना आ गया? हाँ तो रफली यही ले लो ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये 48 अगर होता ये, तो रफली मैं वही लेके चल रहा हूँ आसपास ही, तो 1/√3 आ गया क्या समझ में? पहले कंसेप्ट समझ में आया ना क्या हो रहा है, उसके हिसाब से देख लेना। अगला बताओ कौन सा है, 120, 29 भी है ना? चलो कौन सा है, 120, according to the law of equipartition of energy, the energy associated with each degree of freedom is। चलो ये समझा देता हूं, ध्यान से सुनो, ये बेसिकली थ्योरेटिकल पॉइंट है। तो याद करो हमने जब निकाला था आइडियल गैस एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हमने देखा था कि वो आ रहा है 3/2 nRT। क्या सभी को ध्यान है? काइनेटिक एनर्जी एवरेज ट्रांसलेशनल कितना आ रहा है, 3/2 nRT। ये सुनो, अगर वन मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी पूछी जाए तो यही मोल क्या हो जाता है, 1/Na, और ये बन के 3/2 1/Na इंटू RT। ये R/Na को क्या बोलते हैं हम लोग, यही बन जाता था ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इंटू। बोलो ये कौन सी एनर्जी थी, ट्रांसलेशनल, यही थी ना? बताओ मोनो एटॉमिक अगर मैं गैस ले लूं, ध्यान से सुनो, तो उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल ही होता है, उसके पास कोई रोटेशनल टर्म नहीं होता है। अरे मोनो एटॉमिक रोटेट करने का क्या मतलब, एटम एकदम बिल्कुल पॉइंट्स की तरह है, तो पॉइंट के रोटेशन का कोई सेंस नहीं होता है, तो वो सिर्फ घूम सकता है, यहां से यहां गया, इधर से इधर गया, तो एक्स वाई जेड एक्सिस में इसका तीनों, तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में ये घूम सकता है, 3। तो कितने इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी के कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे, 3। तो तीनों में ऐसा मानेंगे कि ये एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी है तीनों साइड में। तो बताओ अगर 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है और तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और तीनों का मिला के एनर्जी इतना हो, तो एक तरफ का एनर्जी कितना आएगा, 12kT। और यही एनर्जी क्या होता है, एवरी डायरेक्शन के हिसाब से हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए डेडिकेटेड होता है। इसीलिए याद करो जब हम रोटेशनल लेके आते हैं तो डाई एटॉमिक में 2 एक्स्ट्रा टर्म जुड़ जाता है, और ट्राई एटॉमिक एंड नॉन लीनियर वाले में 3 एक्स्ट्रा टर्म जुड़ जाता है, क्योंकि रोटेशन का भी 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन हो सकता है। और इसीलिए हम CP/CV जब लिखते हैं तो 3/2R लिखते हैं मोनो के लिए, 5/2R लिखते हैं डाई के लिए, 6/2R लिखते हैं। ऑफ कोर्स इसमें अभी भी हमने वाइब्रेशनल को इंक्लूड नहीं किया है, नहीं तो उसको भी लेके चलना पड़ता। ठीक है, ओके। तो कहां तक पहुंच गए हम लोग, 129। अगला देखते हैं, वन van der Waals constant B of helium is 24 ml per mole. Find the molecular diameter of helium.
अच्छा, इसने B का वैल्यू दिया है आपको, डायमीटर पूछ रहा है हीलियम का, 24 ml पर मोल। इसने दिया है B का वैल्यू 24 ml पर मोल, यही है ना? बोलो। इसने पूछा है डायमीटर बताओ, तो क्या मैं रेडियस निकाल दूं तो डायमीटर निकल जाएगा? 2r इज इक्वल टू डायमीटर ना, यही हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, आर निकाल लेते हैं। आर कैसे निकालेंगे? क्योंकि बी का वैल्यू क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। नहीं नहीं नहीं, ये तो बी की वैल्यू तो मॉलिक्यूल के लिए है। यानी ये देखो, इतना ml लिखा है ना पर मोल, तो मैंने 1 मोल का ही सीधा लिख लिया। समझ रहे हो बेटा? तो अब बताओ, अब ये 4 इंटू 4/3 पाई कर लो, 20 कितना होता है? 3 इंटू आर का क्यूब, आर मान लो जो भी है, पावर 3 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23 मोल इज इक्वल टू 24 ml। ml का मतलब हुआ सीसी, एंड सीसी का मतलब हुआ सीसी में रहने दो, 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लोगे, गंदा से कैलकुलेशन ही है बस। आर की वैल्यू यहां से निकाल लेना, आर मिल जाए तो 2 टाइम्स ऑफ आर कर दोगे, तो वही क्या होगा? डायमीटर है। रफली कैलकुलेट करना हो तो कर सकते हैं क्या? 6 4 जा, हाँ 4 से 4 उड़ गया, अब क्या उड़ा है यार? 3.14 से 3 उड़ा दिया, बचा ही क्या? आर क्यूब इज इक्वल टू कितना बच गया? जो भी है यार, तुम लोग सॉल्व कर लेना, कर लेना, मतलब मेथड यही है। और अगला लाओ कैलकुलेशन। Z एट क्रिटिकल कंडीशन होता है, देखो आपको मैंने लिखवाया था Z एट क्रिटिकल कंडीशन इज 3 ये लिखवाया था, तो इसका B से कोई लेना देना नहीं। मैंने वहां बताया था कि VC का वैल्यू होता है 3 टाइम्स ऑफ B, जहां पे B कितना होता है वो मैंने लिखवाया था 4 टाइम्स ऑफ 4/3। और A और B तो वॉन्डरवॉल गैस कांस्टेंट होते हैं ना, उनका कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ V का वैल्यू B के टर्म में कितना हो सकता है? कभी 3B को भी हो सकता है, 1000B हो जाए, कभी 2000B हो जाए, दैट इज अनदर थिंग। क्रिटिकल कंडीशन पे द वॉल्यूम बिकम्स 3B, इट्स नॉट दैट B बिकम्स दिस, B इज ऑलवेज लाइक दिस। B वैल्यू याद है ना कैसे था? सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम चिपका दें, तो मतलब एक हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रहा हूं कि कितना वॉल्यूम वो कवर करेंगे, वो था B, तो वो तो वैल्यू फिक्स होगी ना। 140, अगला वो था ना। At low pressure, if RT is 2 times of root AP, then the volume occupied by the real gas is। कौन सा है 140? बोला एट लो प्रेशर। अगर इसने दिया है RT की वैल्यू कितना? 2 टाइम्स AP, तो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ रियल गैसेस, क्या निकाल नहीं लोगे जी? कितना आएगा बताओ? यूज द वॉन्डरवॉल इक्वेशन, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, 1 मोल के लिए अगर मैं बात करूं, V माइनस B इज इक्वल टू वॉट? RT। ये 2 टाइम्स ऑफ रूट AP लिखा है। एंड लो प्रेशर पे क्या होता है? वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो तो स्मॉल b नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये क्या आ गया? P इंटू वी, A अपॉन V इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन पूछा क्या है भाई?
अच्छा v की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ p ना, तो क्या बताओ ये क्वाड्रेटिक बन गया क्या? बोलो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया v में? अरे बोलो ना मोटू लोग, तो बस अब कर दो यार, क्या दिक्कत है? ये है क्वाड्रेटिक, ध्यान रखना इस क्वाड्रेटिक में आपको निकालना है v का वैल्यू। तो v का वैल्यू प्लस माइनस, याद आ रहा है आपको? अरे सॉरी, कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं यार वो? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। यहां ध्यान रखना बी ए को इससे मिक्स मत करना, ये बी ए उस वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं। तो यहां के लिए ए का वैल्यू कितना है ये, और बी का वैल्यू कितना है, ट्वाइस ऑफ, नेगेटिव साइन के साथ ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एपी, एंड सी इसका कितना है ए। तो ऐसा यूज करके क्वाड्रेटिक का वैल्यू लिख देना, अपने आप आ जाएगा। हाँ, डी जीरो जा रहा है तो अच्छी बात है, फिर तो आंसर सीधा सीधा आ गया। बी स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 4 टाइम्स एपी आ गया, माइनस 4ac। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। डी का वैल्यू 0 तो खत्म हो गया क्वेश्चन यार, फिर तो क्या है, इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ये, और ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एपी बी अपॉन क्या होता है 2 है ना, ट्वाइस ऑफ पी, यही तो बचा। 2 भी उड़ गया क्या? आंसर क्या आ गया? अच्छा आरटी दे रखा है तो हाँ बस वही कर लेना वैसे, ठीक ठीक। और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन तुमने पूछा था? 65, 67, 69। सिक्सटी फाइव क्या है? फॉर बोथ, फॉर अ गैस ओबेइंग द वॉन डर वाल्स इक्वेशन द क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट पूछा है क्या कंडीशन में? अच्छा अच्छा, ये थोड़ा मैथमेटिकल हो गया यार, हल्का सा ना, क्योंकि फिर वो इक्वेशन बना के निकालना बड़ा टफ हो जाएगा। आओ मैं समझाता हूं, याद करो ये ऐसा बन रहा था, क्रिटिकल कंडीशन क्या था, ऐसे धीरे 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 ऊपर आकर के एक बारी टच करके ऊपर चला जाता था ऐसे ना। कितने लोगों को ये ग्राफ में पता है कि कभी भी इस तरह का जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आता है एकदम से, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है इसको बोलते हैं। तो इस पे एक तो डेरिवेटिव तो जीरो होगा ही, क्योंकि वो जो इस पॉइंट पे आप स्लोप निकालोगे जीरो, उसके डेरिवेटिव का भी सेकंड डेरिवेटिव भी, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसी को बोलते हैं। तो एक बारी चेक करो जरा क्या दिया इन्होंने आंसर, डेरिवेटिव भी जीरो है, उसका डबल डेरिवेटिव भी जीरो ना। हाँ, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वजह से ऐसा है, ये एक कोर मैथमेटिकल टॉपिक है मतलब, ठीक है। अब जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 डाल के देखो उसमें कितना आ रहा है, 0। डबल डिफरेंशिएट करो, फिर x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालो तो भी 0। तो बस वो समझने के लिए मैंने बताया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब एक नेचर ऑफ कर्व था, अचानक से उसने कुछ हल्का सा चेंज किया, तो वो जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे सिंगल डेरिवेटिव हो डबल डेरिवेटिव हो दोनों ही जीरो होते हैं। तो इसने देखो डीपी बाई डीवी भी जीरो किया है, तो ये तो चलो एक इंफॉर्मेशन था। 67 देख लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे द आइडियल गैस लॉज ओवर ए वाइड रेंज ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड, कौन सा, बॉयल्स। याद नहीं है बॉयल्स पे क्या होता है, जेड की वैल्यू 1 हो जाती है। अरे बोलो ना, ऐसे ही तो निकाला था ना, z की वैल्यू 1 रख करके ही तो बॉयल्स निकाला था, तो अब वो पता है तो ठीक है। उसके बाद कौन सा पूछा है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 169, फॉर एन आइडियल गैस द क्रिटिकल टेम्परेचर इज, अरे यार क्रिटिकल टेम्परेचर इज बताओ,
कोई मतलब है? जब आइडियल गैस हो गया मतलब कोई फोर्स है ही नहीं और कोई उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नहीं है। जब ये दोनों टर्म है ही नहीं तो फिर कैसा क्रिटिकल केस? कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, सो आर वी डन गाइस? आर वी डन विद दिस डिस्कशन? So that's all for the class.